ये लंबा इंतजार रहा है। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करवाते हैं। तो बहुत लंबा इंतजार रहा है और इस बार जनगणना को लेकर आप जानते हैं चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जातीय जनगणना भी इसमें होगी, यानी किस जाति से आप आते हैं वो भी बताना है। लेकिन इस सब के बीच में अभी तक आबादी का जो एस्टिमेट लगाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं। एक अंदाज़ा होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि किस तेज़ी से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, और हम ये भी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ये जो प्रोबेबिलिटी आंकड़े आते हैं, प्रोबेबल आंकड़े आते हैं, ये आमतौर पर सही आंकड़ों के बहुत इर्द गिर्द होते हैं। फिर भी एकदम ठीक ठीक आइडिया आपको जनसंख्या का और जनसंख्या में कौन कौन सी जाति के लोग हैं ये भी अब आपको बताना है या जानने का अवसर मिलेगा। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और इस बार जनगणना में जाति का भी कॉलम होगा। आज़ाद भारत की पहली जाति जनगणना अब शुरू होने वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी, जिनमें लद्दाख हैं, जम्मू और कश्मीर हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश हैं। 1 अक्टूबर 2026 से यहाँ पर जनगणना की शुरुआत होगी। मैदानी इलाकों में 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत होगी। ये लंबी प्रक्रिया है। पूरे देश में जनगणना के आंकड़ों को जुटाना, एक एक घर में जाना, और इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ों का संकलन करना, फिर उसको प्रोसेस करना एक जगह पर, ये एक बहुत ही टीडियस या मेहनत वाला काम है। लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों से इसकी शुरुआत होगी। जनगणना के कुछ नियम हैं। 1951 से हर 10 साल के अंतराल पर यह की जाती रही, लेकिन पिछला ज़रा गैप लंबा हो गया। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत ये कराई जाती है। 2021 में कोरोना महामारी के चलते से टालना पड़ा था। 2011 में भी जो जनगणना हुई थी वो बड़ी लंबी प्रक्रिया के साथ में हुई थी, और तब आपको आंकड़ा पता चला था। 125 करोड़ का जो आंकड़ा आता था, 121 करोड़ जो आप सुनते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। 2011 के आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे उसमें लिंगानुपात हो, यानी 940 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर हैं। साक्षरता दर 74.04 है। SC ST के ही जाति आधारित आंकड़े अभी तक हमारे पास होते थे, लेकिन अब अन्य जातियों के भी आंकड़े होंगे। आज़ाद भारत की पहली जाति जनगणना की बात करें तो 1931 के बाद कभी भी अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। लेकिन SC ST के देखिए, इसकी एक वजह होती है, कई योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं का, आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, कौन सी जातियां किस कैटेगरी में आती है, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जो जाति। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर भी एक बहस चलती रही। अभी तक जाति सर्वे हुए थे, जैसे बिहार में हुआ था, सर्वे हुआ था और फिर उसको सामने रखा गया, फिर उस पर भी बड़ी राजनीति होने लगी थी। तो इस बार ये जो जनगणना होगी, इसमें सभी जातियों का जो कॉलम होगा, उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे, उससे क्या होता है, आने वाले समय में कितनी चीज़ें सार्वजनिक होती हैं, ये तो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जाति आधारित आपको ठीक ठीक आंकड़ा मिल पाएगा बहुत हद तक, जिससे ये पता लग जाएगा किस जाति के कितने लोग देश में रहते हैं। देश में 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जनगणना 2027 में होगी और इसे 2 चरणों में कराया जाएगा। इसी मुद्दे पर देखिए नेशनल अफेयर्स एडिटर KM शर्मा की रिपोर्ट। आखिरकार भारत सरकार ने सेंसस की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में यह कहा गया है कि 26 से शुरू होकर 27 में समाप्त हो जाएगी, और इस जनगणना का मकसद ये पता लगाना है कि मोदी सरकार या पीछे की जितनी सरकारें थीं, जो उन्होंने उनके विकास के लिए जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे थे, कितना काम हुआ, उनको कितनी सुविधा मिल रही है, और क्या वास्तव में उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है जो लोग
रिजर्वेशन का अब तक लाभ ले रहे थे? क्या कुछ लोगों को और रिजर्वेशन की आवश्यकता है जिनको दिए जाने की ज़रूरत है? वो तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का फैसला कैसे होगा? इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का फैसला ऐसे होगा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जनजातीय या निम्न वर्ग के लोग रहते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा दे के समाज के विकास के मूल धारा में उनको लाया जाए। और इसके बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि जातीय जनगणना के जरिए जो बार बार सरकार पे एक तरीके से विपक्ष कटाक्ष कर रहा था, उसका कैसे जवाब दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, उसके आंकड़े आएंगे, आंकड़े का विस्तार से चर्चा भी की जाएगी और चर्चा करने के साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि क्या सुविधा इनको दी जा रही थी वो नाकाफ़ी है और क्या सुविधा जो दी जा रही है बहुत काफ़ी है, उसको रोकने की ज़रूरत है, क्या जोड़ने की ज़रूरत है। 2001 की जनगणना के आधार पे अभी तक सारे फैसले होते रहे हैं। 2011 के जनगणना के बाद उसके डाटा को जारी नहीं किया गया। 2011 में कायदे से जनगणना की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकार उसको बार बार डिफ़र करती रही और आखिरकार 25 में इसकी शुरुआत करने की एक तरीके से घोषणा की गई। घोषणा के बाद अब इसका परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद इसको अलग अलग तरीके से रीड किया जाएगा, डिसिफर किया जाएगा कि क्या फ़ैसला सरकार के पक्ष में है, क्या फ़ैसला जो सरकार अब तक कर रही है वो जनता के पक्ष में नहीं है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल स्ट्रेटा वाइज जब हम ये तय करेंगे कि किस जाति के वर्ग, उपवर्ग और उपखंड में किसको क्या सुविधा देने की ज़रूरत है, क्या सुविधा नहीं देने की ज़रूरत है, जो रिजर्वेशन पा रहे थे सरकारी नौकरियों में या सरकारी सुविधा ले रहे थे उनको देने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उनको सुरक्षा में और क्या मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत है या उनको कहीं ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही थी, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन उसके लिए देश के लोगों को, देश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 साल। यही आधार बनेगा 2029 के आसपास होने वाले परिसीमन का। उस परिसीमन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि अपने वोटर से हर रोज़ ना हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार मिल लें। इसलिए छोटे छोटे संसद के सीट बनाई जाएंगी, छोटे छोटे विधानसभा बनाए जाएंगे और जो 3 टियर सिस्टम गवर्नेंस का है उसको और मजबूत किया जाएगा। अमित शाह ने आज इस बात पर जोर दिया कि इसको जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है और इसको जो इससे आधारित डाटा के आधार पर सुविधा देने की बात की जा रही है उसको देने और लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे में जिम्मेदारी उन तमाम नियंत्रण कर रहे लोगों की है जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, घर घर जाके सही डाटा देंगे और सही डाटा देके इसको जब टैबुलेट किया जाएगा तो उसको गैजेट के रूप में पब्लिश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि देखिए ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है और इससे कितनी सारी चीज़ें हैं। पहले तो डेटा आए, अपने आप में एक टीडीएस प्रोसेस है, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है और इसके बाद में जब डेटा आता है उसकी प्रोसेसिंग और डेटा के आधार पर बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होती है। ये जनगणना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसको समझते हैं, हमारे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे अलग अलग जगहों पर किस तरह की तैयारियां हैं, साथ ही साथ जनगणना को लेकर लोगों की सोच क्या है वो भी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मोहित शुक्ला दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, रजनीश पांडे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे ज़्यादा चर्चा तो अभी इसकी जो है बिहार चुनाव के दौरान होने वाली है। प्रोसेस बेशक अभी पहाड़ी राज्यों में होगी, शुरुआत में वो भी अगले साल होगी, फिर उसके बाद मैदानी इलाकों में और 26 में मौका आएगा। लेकिन ये एक बात तो साफ है कि बिहार के चुनाव में इस बात को बहुत जमकर रखा जाएगा। बिहार में ये जनगणना और उसमें जाति का कॉलम, इसको कैसे लिया जा रहा है? बेशक आपने सही कहा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जातीय गणना कराने वाला पहला राज्य बिहार था और इसी बात की चर्चा महागठबंधन के नेता तमाम मंचों से करते थे। मोदी सरकार पे एक दबाव था और फाइनली मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो जनगणना होगा उसमें जातीय आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अब तक जो जनगणना का स्वरूप होता था उसमें SC ST को तवज्जो दिया जाता था, बाकी अन्य जातियों की गिनती तो जरूर होती थी लेकिन पब्लिश नहीं होता था। पहली बार तमाम जातियों को गिनने के बाद पब्लिश किया जाएगा। 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना कराई थी उन्होंने साफ कहा कि ये जनसंख्या का काउंटिंग नहीं है, ये गणना है जिसमें हम जातीय गणना करा रहे हैं और इसी को हम आधार बना के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको फायदा पहुंचा
पहुंचाएंगे। और इसी के आधार पर 65% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, यानी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का दावा किया गया था, बिहार विधानसभा में पेश किया गया था और फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जातीय गणना में इस बार जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जात के साथ साथ आय का भी विवरण होगा और यह भी स्पष्ट होगा कि जिस व्यक्ति की काउंटिंग हो रही है उसकी कई पीढ़ी नौकरी में है, उसके आय के क्या सोर्स है, आईटीआर फाइल करता है या नहीं करता है। क्योंकि मोदी सरकार ये तय करना चाहती है कि जो लोग आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं और जो अब तक आरक्षण से वंचित है उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके, तो इस पैटर्न पे भी काम होगा। और बिहार में भी आय का डिस्क्रिप्शन था, लेकिन इस पूरे कॉलम में जाति हावी हो गया और जाति के आधार पर 65% आरक्षण की बात कही गई है। तो बिहार में जनसंख्या जो है वो पूरी तरह से जातीय आधारित पहले से काउंटेड है। अब केंद्र सरकार की जो रणनीति होती है उसमें कौन से कॉलम बढ़ाए जाते हैं, कौन से कॉलम घटाए जाते हैं, ये तय करना होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस बार के मैं इसका सियासी इम्पैक्ट भी आपसे आशुतोष समझूंगा, इसका सियासी इम्पैक्ट भी आपसे समझूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। रजनीश और मोहित भी मौजूद हैं। रजनीश, ये एक बात जो आशुतोष ने बताई है वो एक तो स्पष्ट करता है कि सियासी दल किस तरह से सोच रहे हैं इसके बारे में, भविष्य में इस डेटा का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग कैसे लेते हैं इसको, उनको कितना समझ में आता है। उनको पता है जनगणना हो रही है, आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन वो कितने अवेयर होते हैं इस बात को लेकर कि ये आंकड़े आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। प्रवीण, चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे एक बड़ी आबादी रहती है, जनसंख्या के लिहाज से बात करें, अगर सियासी चर्चा करें तो सबसे अधिक लोकसभा सीट, सबसे अधिक विधानसभा सीट, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछा जाता था कि जातीय जनगणना की मांग अपोजिशन की पार्टी करे, तब इनका एक रटा रटाया जुमला होता था कि सबका साथ सबका विकास। इस नारे में भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, विश्वास करती है और उसका कोई मतलब नहीं है। जब अचानक फैसला आता है तो सबके लिए एक माहौल बन जाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसके विपक्ष में लगातार बयान दे रहे थे, वो जातीय जनगणना की फायदा बताने लगे और जातीय जनगणना को लेकर अपोजिशन ने कहा कि सरकार को घुटने के बल ला दिए। जो आपने एक सवाल पूछा कि जनता को कितना फायदा होगा, सियासी पार्टियां, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चूंकि यहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, सियासी पार्टियां जितना जिस जात को समझा लेती है उसका फायदा सियासी दलों को मिलता है और उसका साफ असर लोकसभा विधानसभा के चुनाव परिणामों पे लगता है। प्रवीण जी, आप ग्राउंड जीरो पे लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से संविधान को लेकर एक सियासी पार्टियों ने माहौल बनाया, परिणाम सामने है। समाजवादी पार्टी चाहे इंडियन अलायंस की बात करें, उनकी सीटें और एनडीए की सीटें साफ अंतर देखने को मिला। रजनीश, हम पॉलिटिकल व्यू तो हम जानते हैं। मेरा सवाल यह है कि जनता इसको लेकर कितनी अवेयर होती है, क्या उसकी दिलचस्पी होती है कि जनगणना होगी और जनगणना होने के बाद में ये कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। अब प्रवीण जी, वही मैं बात सियासी गुणागणित के सहारे में समझा रहा हूं कि सियासी पार्टियां कितना अपने जात के जो उनके नेता होते हैं लोगों के बीच जाके ट्रेनिंग दे पाए। आप लाख कोशिश कर लीजिए, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, किसी आप राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर लीजिए, कैंप लगा लीजिए, वहां पे इनका एक वर्कशॉप चला लीजिए। लोगों को यहाँ के अधिकारी नहीं समझा पाते हैं जब तक उनके जात का नेता जाके लोगों के बीच इसके फायदे और नुकसान नहीं गिना पाते। चूंकि मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे प्रवीण रिपोर्ट करता हूं, तो एक अपना अनुभव मैं बता रहा हूं। सरकार की भी कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से एक जागरूकता होना चाहिए, अभी भी उत्तर प्रदेश में लोगों से पूछेंगे तो बस यही कहेंगे कि पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, और ये भी ओबीसी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के भी लोग ला रहे हैं। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई मैं बयान कर रहा हूं, अभी भी यहाँ के लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी बात समझ गया मैं। रजनीश, आपकी बात को ऐसे समराइज किया जा सकता है कि अल्टीमेटली नेता जो होते हैं और जातिगत राजनीति जो होती है वही ऐसे किसी भी प्रयास पर हावी होती है, क्योंकि जाति में या जाति के हिसाब से सोचने वाले आम लोग भी नेताओं के पीछे और उनकी बातों के पीछे चलते हैं। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। मोहित, बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, ये आसान प्रोसेस नहीं। हमने कह दिया जनगणना हो रही, लेकिन जनगणना होने में
2-3 साल का समय लग जाएगा। हम जानते हैं कि घर जाना और फॉर्म्स को भरवाना, डेटा को कलेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग होना और फिर उसका बाद में योजनाओं पर क्या होता है वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन ये डेटा कलेक्ट करना भी आसान प्रक्रिया नहीं होगी। इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में थोड़ा अंदाजा होगा कि केंद्र के स्तर पर किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितना इंतजार मुझे आपके सवालों का रहता है, शायद उतना ही इंतजार इस देश के नेताओं को और इस देश के विपक्ष को खास तौर पर जातिगत जनगणना का है। क्योंकि 2011 में 4,389 करोड़ की लागत से यह जनगणना तो हुई, जो कि SECC मॉडल पर हुई, यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के मॉडल पर तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब आप एक बात समझिए कि 2011 से जो जनगणना होती है उसको पूरा मुकम्मल होने में 2013 का वक्त हो जाता है, यानी कि लगभग 2 साल हो जाते हैं। अब आप एक बात समझिए, उस समय SC ST का तो रिकॉर्ड दे दिया गया, लेकिन बाकी जो जातियां हैं उनका कोई रिकॉर्ड देने का ऐसा कोई सिलसिला उस समय नहीं अमल में हो पाया। अब मैं आपको बताऊं, इस बार की जो तैयारी चल रही है, 30 अप्रैल को इस बात की घोषणा की जाती है, नोटिफिकेशन अब जारी होता है और अब तैयारी ये है कि इसको जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। यानी कि आप समझिए ग्राउंड पर भी पिछली बार मुझे 2011 का खूब याद है, इसमें समाज कल्याण मंत्रालय की बात हो, शहरी विकास मंत्रालय की बात हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हो और गृह मंत्रालय की बात हो, ये 3 से 4 बड़े मंत्रालय इसमें एंगेज हुए थे। उसके बाद जाकर और तमाम देश के लाखों जो शिक्षक हैं और दूसरे जो संस्थाएं, उनको जब इसमें इन्वॉल्व किया गया था, तब ये काम मुकम्मल हो पाया था। और इस मर्तबा भी आप समझिए कि 27 में जब ये दूसरा फेज इसका शुरू हो पाएगा तो इसको पूरा होते होते लगभग 2029 का वक्त आ जाएगा, यानी कि परिसीमन की बात उस समय तक पहुंच जाएगी। अब आप एक बात समझिए कि जब 2011 में ये शुरू हुई थी तो उस समय के आंकड़ों के हिसाब से साल 2011 में हमारे देश में SC की 1287 जातियां और लगभग 16% उनकी आबादी है। इसी तरीके से ST की 8.6% की आबादी है। ये सारी चीजें निकाली जाती है। इसका फायदा किसे होता है? इसका फायदा होता है हमारे देश के नेताओं को, क्योंकि 16 अप्रैल 2023 से लगाकर और सितंबर 2024 तक राहुल गांधी लगभग 10 इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि साहब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद देश में जातिगत जनगणना हुई नहीं। पहली मर्तबा कौन करा के गया? पहली मर्तबा 1881 में अंग्रेज करा के गए और 1931 तक होती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के जो टाइम है उसमें फिर जातिगत जनगणना नहीं हुई। यही वजह है कि नेताओं को भी पता है, आपको भी पता है, 1979 का जिस तरीके से मंडल कमीशन को फॉर्म करना और मंडल कमीशन के बाद फिर मंडल से कमंडल, दुनिया भर के आपने सफर देखे सियासी पार्टियों के। उसके बाद मुझे देखिए मोहित, किस तरीके से उस चीजों को आपकी, रजनीश की और आशुतोष जी की बातों को अगर मैं मिला लूं, एक जगह पर रखूं, तो एक बात समझ में आती है कि जाति जनगणना के हम कई सारे फायदों पर या योजना निर्माण के लिए उसके डेटा के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सियासत जो है वो उसका केंद्र बिंदु है। आशुतोष, अभी जब जाति जनगणना का मुद्दा आया तो ये बात सही है, मैं रजनीश की और मोहित की दोनों की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे लगता है आप भी रखेंगे कि इसका सियासी फायदा, या आज तक हमने देखा इस पर सियासत बहुत होती रही है। निश्चित तौर पर बिहार इमीडिएट चुनाव है, यहाँ पर इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा और हम जानते हैं जाति की राजनीति किस स्तर पर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगहों पर देखने को मिलती है। तो आप थोड़ा सा बताएं मुझे कि अभी जाति जनगणना का कोई इम्पैक्ट जमीन पर आप देखते हैं या आगे इसको राजनीतिक दल कैसे ले जाएंगे? देखिए प्रवीण जी, इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पहले इक्के दुक्के जातियों के नेता हुआ करते थे, अब कई जातियों के नेता हैं। कोई सन ऑफ मल्लाह है तो कोई पासवान का नेता है, तो कोई दलित का नेता है, तो कोई यादव का नेता है, यानी कई जातियों के बड़े बड़े नेता उभर कर आ गए हैं। और सारे नेताओं को लगता है कि यदि हम अपनी जाति को एक्टिवेट करके रखेंगे, प्रमोट करके रखेंगे, तो ये तमाम लोग हमारे साथ गोलबंद रहेंगे। और उसी का परिणाम है कि ये जातीय गणना की बात उठी, बिहार में जातीय गणना हुआ भी और कुल मिला के जातीय गणना फोकस में भी आ गया। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जब बीजेपी को लगा कि इन तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पे चोट करने में कामयाब हो जाएंगे और बीजेपी को लॉस होगा, तो फाइनली मोदी सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला ले लिया। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में तमाम पार्टियों का अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरा फोकस्ड ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पे है। क्योंकि पहले से SC ST वोट बैंक डिफाइन है, ऊपरी जाति के जो वोट है वो भी डिफाइन है, तो बीच का जो 36% वोट बैंक है उस पे तमाम पार्टियों की नजर है और उसी का उपज है कि जातीय गणना पर अब तमाम पार्टियां सहमत हो गई, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है।
यदि बिहार में किसी की सरकार बनती है, यदि बीच का ओबीसी ईबीसी वोट बैंक साथ न हो तो वो सरकार नहीं बना सकता है। नतीजतन तमाम पार्टियों ने जातीय गणना का समर्थन किया और खुलकर समर्थन किया। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन तमाम नेताओं ने अपने अपने जाति के लोगों को ये कह के एक्टिवेट कर दिया है कि यदि जातीय गणना होगी तो आरक्षण का सीमा बढ़ेगा, उसके बाद सरकार की जो योजनाओं का लाभ तुमको मिलेगा। तो इस आधार पर जनता को एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 13.5 करोड़ आबादी है और 23.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी है, परमानेंट स्टाफ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 पॉइंट कुछ यानी 1.5% के करीब सरकारी नौकरियों में लोग हैं और 98.5% से ज्यादा लोग या तो रोजगार कर रहे हैं या विभिन्न तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं। फिर भी इस नौकरी के लिए जातीय आधार बनाकर नेता लगातार दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारी हकमारी हो रही है, जातीय गणना जरूरी है। और इसी आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं। तो जातीय आधारित गणना कितना बड़ा मुद्दा है आप समझ सकते हैं। तमाम पार्टियों ने सहमति भरी है और इस पे रजामंद है। तो इस बार के चुनाव में जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा होगा और सियासी समीकरण में लगातार अपना अपना कुल मिलाकर आपने जैसा बताया बिल्कुल ठीक है कि जो नेता होते हैं वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं और फिर इसके नफे नुकसान को और ज्यादा सियासी तरीके से रखते हैं। मोहित कुछ ऐसी ही बात पहले अपने जब बता रहे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो रख रहे थे। मोहित, ये एक टीडीएस प्रोसेस भी है, बहुत लंबा समय लगेगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि कितना लंबा समय लगेगा, किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी टीमें बनाई जाएंगी। देखिए, साफ तौर पर आपको बता दूं कि इसमें लंबा समय तो लगने वाला है, क्योंकि 2011 में जब ये गणना होती है तो उस समय आप समझिए कि इसमें जो कॉलम नंबर 8 है उस समय टोटल 29 कॉलम थे। 29 कॉलम में जो 8 नंबर का कॉलम था उसमें SC ST का ही एक कॉलम हुआ करता था। अब उसमें आपको जो जनगणना एक्ट है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, OBC का कॉलम जोड़ना पड़ेगा, दूसरी जातियों का भी आपको कॉलम जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप समझिए कि और भी ज्यादा ये काम बढ़ने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार चाहे इसमें प्राइवेट एजेंसियों को लगाए, चाहे दूसरे NGOs की मदद ले, क्योंकि पहली मर्तबा हमने देखा था कि पहले 4 बड़े मंत्रालयों ने इस काम को बखूबी पुख्ता तौर पर मुकम्मल किया था। लेकिन इस बार मुझे जो लग रहा है कि परसीमन से पहले इस तरीके की चीजों को पूरा कर लिया जाएगा। अब आप एक बात समझिए कि काशीराम ने सबसे पहले जातिगत जनगणना की बात की थी, जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात की थी। 1979 के हमने देखा किस तरीके से हमने मंडल कमीशन का जिक्र किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किस तरीके से रिकमेंडेशंस को माना, फिर तमाम तरीके के आंदोलन का होना, तमाम चीजों को होना, ये कई सारी चीजें जाति के आधार पर बढ़ती रही हैं। नेता हमेशा से बांटते रहे हैं। साल 2010 में मुझे खूब याद है, लालू प्रसाद यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने दिवंगत नेता मनमोहन सिंह के ऊपर उस समय दबाव डाला था कि आप इसमें जातिगत जनगणना कराएं। ये इंटरेस्टिंग है मोहित, और मैं डेफिनेटली इस विषय पर हम लोग थोड़ा लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किसने कितना नफा नुकसान उठाया है इसका, और हम जानते हैं देश में जाति की राजनीति कितनी होती रही है। लेकिन थोड़ा विस्तार से समय लगेगा क्योंकि अब समय खत्म हो गया। लेकिन रजनीश मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। तो रजनीश, एक छोटा सा कमेंट, उत्तर प्रदेश में क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि अभी चुनाव उस तरह से नहीं है जैसे बिहार में है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में कैसे लिया जा रहा है? देखिए, चूंकि हमेशा से उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में रहता है और हमेशा से यहाँ जो इलेक्शन लड़ने वाला या ना लड़ने वाला भी कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहता है। दोनों तरफ से लंगोट कस दिया गया है और सब लोग इसका फायदे बता रहे हैं, कुछ इसका कोई नुकसान नहीं बता रहा है। जो कल तक नुकसान बता रहा है वो बढ़ चढ़ के इसका फायदा बता रहा है। जो पहले से फायदा बताते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना विकास होगा तो विकास में हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। हालांकि आरक्षण के नाम पे होता क्या रहा है ये ऑन स्क्रीन कहने में कोई गुरीज नहीं है। भगवान करे कि सबको फायदा हो, किसी से इसका नुकसान ना हो, जो फायदेमंद हो उनका फायदा होता रहे। लेकिन कुल मिला के मैं समझ गया, आप भी बहुत भरे बैठे हैं, सब बहुत भरे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मोहित आपका धन्यवाद, आशुतोष आपका धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात है, ये जनगणना जो है ये एक लंबी प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया भी है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। और इस बार ये जो जाति जनगणना हो रही है ये निश्चित ही सिर्फ बिहार चुनाव में नहीं, आने वाले लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।